अभी तक हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया ध्यान से, प्लेन मिरर। सबसे पहले प्लेन मिरर में क्या पढ़ा बच्चों, जल्दी जल्दी रिवर्स कर लें, फिर कर्व मिरर शुरू करना है लगभग आज। बोलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हाँ ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, और इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कट करता हुआ नजर आए। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअल में कट करे। वर्चुअल इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे जो या रिफ्लेक्टेड रे जो कट करती हुई नजर आए। रियल इमेज क्या होगी, जो कट करे, यही ना, ये सारी पॉइंट। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एक बार में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा डराता है। जब रे डायग्राम बहुत खतरनाक दिखता है तो ऐसा लगता है कि कहां से शुरू करूं। तो एक बार में एक ही एलिमेंट देखो, यानी एक ऑब्जेक्ट और एक मिरर, बस उसकी इमेज बन गई, अब उसको भूल जाओ। जो इमेज बनी वो देखो और अगला मिरर देखो, सही ना। तो एक बार में एक देखो, एक बार में एक ही देखो, एक ऑब्जेक्ट एक मिरर। कभी भी इससे ज्यादा एक साथ मत देखो, नहीं तो खतरनाक दिखेगा, डर लगेगा। या दूसरे वर्ड्स में इसी को मैंने क्या कहा, इसका दूसरा सेंटेंस क्या है, एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। एक की इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। ये सेकंड। तीसरा क्या पढ़ा बच्चों, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा वर्क कम करना चाहिए। क्या करना चाहता है, वर्क, और इसलिए साइकिल कम करना चाहता है, या कम से कम टाइम बिताना चाहता है। कौन, वेव, कम से कम टाइम बिताना चाहता है किसमें, मीडियम में, और इसलिए यानी कम से कम साइकिल चलना चाहता है। टोटल नंबर ऑफ साइकिल ए से बी जाना है तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल मिनिमम रखना चाहता है। एक्चुअल क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइकिल मिनिमम रखना चाहता है। टोटल नंबर ऑफ साइकिल मिनिमम रखना चाहता है मतलब समझ में आ रहा है, जो भी चल रहा है नंबर ऑफ साइकिल्स मिनिमम रखना चाहता है। और नंबर ऑफ साइकिल हमेशा किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पे। किस पे, तो टाइम मिनिमम होगा तो नंबर ऑफ साइकिल भी मिनिमम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट है। तो अगर साइकिल्स मिनिमम रखना है तो टाइम पीरियड क्या रखना है, टाइम मिनिमम रखना है, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स है। साइकिल कौन होता है, टाइम अपॉन टाइम पीरियड, यही ना बच्चों। साइकिल्स क्या है, टाइम जो लगाया अपॉन टाइम पीरियड, साइकिल है ना। तो टाइम मिनिमम रखना चाहता है, और एक ही मीडियम है, सिंगल मीडियम में डिस्टेंस जब कम होगा, क्या कम होगा, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कम हो जाएंगी, लॉस कम हो जाएगा, वर्क कम हो जाएगा, यही ना। तो ये सारा पूरा स्नेल्स लॉ इस एक लाइन पे खत्म होता है, बस ये ध्यान दे दो। अब इस स्नेल्स लॉ का हम यूज कर, इस कॉन्सेप्ट का जब यूज करके हम प्रूव करते हैं स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन, तो I इक्वल टू आर, या कुछ याद है, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, कुछ बताया था ना। यानी एक तरफ से एंगल जो आ रहा है ये इक्वल टू ये, अरे ये दोनों सेम होगा तो ये दोनों में सेम होगा। क्वेश्चन में ज्यादा ये यूज होता है। या इसी का एक और तरीका क्या बताया था, बताओ। इसी का, हाँ, इसी का तीसरा यूज क्या बताया था, रिफ्लेक्टेड रे को या इंसिडेंट रे को पलट देने से, है ना। तो रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट को पलटने से, जो भी पलटने से क्या होता है, स्ट्रेट होता है। समझ गए, ये इसी का यूज है। दूसरा स्नेल्स लॉ इन रिफ्रैक्शन बता देता हूं, एक लाइन म्यू दोस्ती करता है किससे, लैम्डा से, v से, साइन थीटा से। साइन थीटा मतलब आने वाले एंगल का साइन, ये पढ़ेंगे बाद में, पूरा प्रूफ करेंगे, सही है। अभी 3 लोगों से दोस्ती करता है, और किससे दोस्ती नहीं करता, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी दोस्ती क्यों नहीं करता, क्योंकि वो मीडियम के साथ बदलता नहीं है, और जो बदलता नहीं है, रिजिड रहता है, वो
अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, तो ये अच्छा दोस्त नहीं है म्यू का। बाकी तीनों म्यू के अच्छे दोस्त हैं, याद करो ये तीनों म्यू के, यानी म्यू लैम्डा के साथ रहता है और इनकी दोस्ती सालों साल कांस्टेंट रहती है। म्यू वी के साथ क्या रहता है, म्यू साइन के साथ क्या रहता है, ये रट जाओ, काम खत्म। अब इसको इससे डिवाइड करो, म्यू म्यू कट जाएगा तो लैम्डा अपॉन वी भी कांस्टेंट होगा। ये इससे डिवाइड करो, वी अपॉन साइन थीटा कांस्टेंट होगा। ये हमने डिराइव किया, क्या था उसे मिनिमम करके ना बात, फिर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और पहले को तीसरे से डिवाइड करोगे तो भी ये तीनों, यानी एक फॉर्मूला, बस स्नेल्स लॉ का एक फॉर्मूला रिफ्रैक्शन में, क्या म्यू सबका अच्छा दोस्त, बस खत्म। तो ये स्नेल्स लॉ हो गया। उसके बाद बात आई थी रे डायग्राम, यही ना। और रे डायग्राम से हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ इमेज, ये पढ़ा ना। दूसरा और क्या पढ़ा, नंबर ऑफ इमेज पढ़ा, और क्या पढ़ा, ठीक है ओके। वेलोसिटी कर देते हैं, फिर जाके रोटेशन की बात आई है ना, फिर और क्या बात आई, डेविएशन की, पढ़ा चुका हूं ये हो गया सारा। और कुछ है क्या इसमें, इतनी चीजें हमने बात की और कुछ क्वेश्चंस किए, तुम समझ रहे। तो ये प्लेन मिरर में हमने क्या क्या पढ़ा, समझ में आ गया बच्चों, बस ये एक दो क्वेश्चन बच्चों ने पूछा, उसके बेसिस पे तुम्हें बता देता हूँ। जो उधर मेडिकल और तुम लोगों ने जो पूछा है, मुझे लगता है बाकी लोगों ने अभी क्वेश्चन नहीं किया होगा, इसलिए नहीं पूछा, नहीं तो पूछते हो। अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, तो एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगी इमेज की। यानी ऑब्जेक्ट अगर एक्स में चल रहा है तो इमेज माइनस एक्स में चलेगा, यानी एक्स की जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। फिर से बताओ क्या बोला मैंने, ये प्लेन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो एक्स की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस एक्स। बोलो बच्चों, वाई की वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं और जेड की वेलोसिटी में भी कोई अंतर। तो शॉर्ट में कौन बताएगा, शॉर्ट में परपेंडिकुलर जो लाइट है, कौन सी लाइट, उसकी डायरेक्शन बदलती है, और पैरेलल जो लाइट है उसमें कोई फर्क वेलोसिटी में। याद रहेगा, याद हुआ, समझ रहे, क्लियर है ना बच्चों। पूछ रहा हूं क्वेश्चन अगला, फिर अगर समझ पाए तो ठीक है। फिर से क्या बोला मैंने, रट लो अभी पहले। अगर कोई लाइट ऐसे, मिरर ऐसे है और कोई लाइट ऐसे चल रही है, तो ये जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, इसके इमेज की वेलोसिटी उसका उल्टा दिखेगी, रिवर्स, है ना। लेकिन ये जो वेलोसिटी होगी पैरेलल वाली वो सेम दिखेगी, और जो ये वाली होगी पैरेलल वो भी सेम दिखेगी। यानी तीन कोऑर्डिनेट में, अगर दो कोऑर्डिनेट किसमें है, प्लेन में, और एक उसके परपेंडिकुलर है, तो केवल केवल इमेज की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बदलेगी, बाकी दो नहीं बदलेगी। क्लियर। अब इस पे हाँ नहीं, ग्राउंड से देख रहे हैं, तब ग्राउंड से देख रहे थे, जब हम कुछ ना बोले तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्राउंड। हाँ वो और फर्दर क्या हो सकता है वो ठीक है, लेकिन मैं अभी ज्यादा घुसूंगा तो दिक्कत हो सकती है। अभी जो मैंने बोला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर इसकी वेलोसिटी वी एक्स आई, बता वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के है, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के। वी वाई और वी जेड सेम रहेगा, वी एक्स क्या हो जाएगा माइनस। पक्का ना बच्चों। तो कोई भी समझ गए। अब एक क्वेश्चन है, पता नहीं कराना चाहिए कि नहीं, लेकिन ठीक है। एक एक्स, ये एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, तीन मिरर है, 1 2 3, और कोई भी एट रैंडम किसी एंगल पे एक रे आई, एक बार टकराई, दूसरी बार टकराई, तीसरी बार टकराई और चली गई। तो इंसिडेंट अगर की वेलोसिटी है वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के, इंसिडेंट रे की, तो जाने वाले की वेलोसिटी बताना। क्वेश्चन समझ में पहले, ये मान लो एक्स है, ये वाई और ये जेड है, और कोई भी पार्टिकल आया किस डायरेक्ट, मतलब रे आई, लाइट आई किसमें, वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या कैसे जाएगी। अभी मैंने जो क्या कहा, इमेज की बात करो या डायरेक्ट की बात करो, अगर ये जाके टकराता है कोई पार्टिकल जाके टकराता है, तो क्या एक्स वाला बदलेगा, क्या वाई वाला बदलेगा,
केवल कौन सा बदलेगा, जेड वाला। हमने पढ़ा है ना कि कोलिजन में केवल कौन सा कोलाइडिंग कंपोनेंट ही बदलता है। कौन बदलता है, नॉन कोलाइडिंग यानी जो पैरेलल टू सरफेस है वो नहीं बदलता। ऐसे यहाँ पे भी है, सही है। तो कौन सा बदलेगा, एक्स से टकराएगा तो एक्स वाला बदलेगा, वाई से टकराएगा तो वाई रिवर्स हो जाएगा, और जेड से टकराएगा तो जेड रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब एक बार में एक रिवर्स हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स माइनस वी वाई माइनस वी जेड। एक्स वाई जेड आ रहा है, वी एक्स वी वाई वी जेड, तो वी एक्स से टकरा के वी एक्स रिवर्स हो जाएगा, वाई से टकरा के वी वाई रिवर्स हो जाएगा, जेड से टकरा के वी जेड रिवर्स हो जाएगा। तो फाइनल क्या होगा, तीन बार टकरा के माइनस वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, है ना, आई जाएगी, पूरा बदल जाएगा। तीन बार टकराएगा तो तीनों बदल जाएगा, तीनों बार, पहली बार में एक ही बदलेगा। सुनाई दिया। तो एक बात इमेज की वेलोसिटी की है, और एक बात लाइट के आने और रिफ्लेक्ट होके जाने की है। पक्का ना बच्चों, क्या हुआ तुमको, तुम्ही को नींद नहीं आ रही ना तुमको, तो हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं आ रही ना, तो सीधा बैठो, ये सब क्या लगा, चलो सीधा बैठो, सीधा बैठो बच्चों, बैठ गए, फिलहाल सही है ये। चलो आगे। सर ने प्लेन मिरर में 4 दिन खा लिया, 5 दिन नहीं, बाकी पूरा चैप्टर 5 दिन का है, तो ध्यान से नहीं, क्योंकि ये तो बेस बनाना होता है, बाकी तो कुछ है ही। तो अगला हमें पढ़ना है क्या, कर्व्ड मिरर। तो जल्दी खत्म हो जाएगा, बस जो मेहनत है यहीं पे थी, रिडायग्राम बनाना आ गया, लॉस समझ में थोड़े थोड़े आ गए, है ना। तो सुनना, कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर में सबसे पहले तो पहले ये मिरर आया ही क्यों, तो इधर सब लोग देखिए बच्चों, मान लीजिए राइट है, आ रही है, या बल्कि थोड़ा तिरछा लेके आता हूँ, ये प्लेन मिरर है, लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ पे जा रही है ना, y इक्वल टू आर है, और ये पीछे ले जाने पे जितना आगे उतना ही पीछे, यही हो रहा है ना। कुछ अच्छा नहीं बन रहा मुझसे, तो I इक्वल टू आर, यही ना, इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है बच्चों, इमेज, कोई दिक्कत। अगर इस नॉर्मल को, तो सुनना, मैं अगर थोड़ा घुमा दूं तो, इस नॉर्मल को थोड़ा ऐसे घुमा दूं तो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल कम हो जाएगा कि नहीं, बोलो बच्चों, तो रिफ्रैक्टेड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहां पे इमेज बन रही थी, इमेज कहीं उसके पीछे चली जाएगी ना, या वर्चुअल हो जाएगी। मैंने थोड़ा ज्यादा घुमा दिया, थोड़ा कम घुमाते हैं, क्या बोले, सुना मेरी बात। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको चलो घुमा देता हूँ ऐसे, तो ये एंगल छोटा हुआ, तो रिफ्रैक्टेड भी थोड़ा कम होगा ना, तो कब जब कम होगा तो ये पीछे से आता हुआ नजर आएगा ना। इसका मतलब अगर इस नॉर्मल को मैं थोड़ा घुमा दूँ, इस सरफेस को थोड़ा घुमा दूँ, तो ये दूर चली जाएगी, और घुमा दूँ तो और दूर चली जाएगी, यानी वैसा तो नहीं होगा जैसा प्लेन मिरर है। इसका मतलब ऐसा कर दिया अगर मिरर को, तो इमेज प्लेन मिरर की तरह जितना आगे उतना पीछे ना बन के कहीं और चली जाएगी, यानी पोजीशन बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं, कहाँ बनेगी नहीं पता, कहाँ बनेगी नहीं पता, लेकिन बदल जाएगी। और ऐसे ही नॉर्मल को दूर कर दूं तो, ये नॉर्मल पास करने के बजाय दूर कर दूं तो, मान लो ये नॉर्मल मैंने इधर कर दिया, तो अब ये एंगल, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा थोड़ा बड़ा बनाएगा ना, तो रिफ्लेक्टेड भी थोड़ा बड़ा बनेगा ना बच्चों, और जो बड़ा बनेगा तो कहीं पास से आती नजर आएगी ना। इसका मतलब अगर मैं कॉन्वेक्स कर दूं, सरफेस को प्लेन से कॉन्वेक्स कर दूं, इमेज की पोजीशन अलग हो जाएगी, कॉन्केव कर दूं, इमेज की पोजीशन अलग हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर मैं प्लेन की जब पे कर्व कर दूं तो पोजीशंस बदल जाएंगे। अब जब बदल जाएगी तो सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या आई इक्वल टू आर बदलेगा, तो रिफ्लेक्शन में आई इक्वल टू आर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो
रिफ्लेक्शन में आई और आर हमेशा सेम रहेगा। हाँ, नॉर्मल घूम जा रहा है या कर्व होने पे नॉर्मल घूम जा रहा है तो एंगल बदल जा रहा है, इसलिए पोजीशन बदल जा रही है इमेज की। पहले समझ में आया कि हम क्या किस प्लेन से कैसे शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे पे। बोलो बच्चों, हम प्लेन से कर्व मिरर पे शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहे हैं समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया एक। दूसरा, अच्छा तो ये शिफ्ट हो गया, यानी अब हम कर्व मिरर पे शिफ्ट हो गया, और कर्व मिरर या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा। पॉलिश इधर है, पॉलिश मतलब सिल्वर उधर। तो इंसिडेंट रे की तरफ अगर केव बनता है, इंसिडेंट रे की तरफ केव बनता है तो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। और इंसिडेंट रे की तरफ अगर केव नहीं बनता तो कॉन्वेक्स। ये समझ में आता है एक? ये तो कॉन्केव कॉन्वेक्स हो गया। अच्छा, दूसरा, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कॉन्केव से अच्छा निकलेगा, अगर मैं कॉन्केव लेता हूं तो ये हमेशा एक स्फीयर का क्या होगा? पार्ट होगा। एक स्फीयर का क्या होगा? इसलिए इसको कई बार कर्व्ड भी कहते हैं या कई बार स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो कभी कर्व्ड मिरर भी कहते हैं और कभी कभी क्या कहते हैं इसको? स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। ठीक, स्फेरिकल मिरर क्योंकि स्फीयर का पार्ट होता है। सही है? पहला तो ये सेंटर से और इसके यानी जो पार्ट हमने काटा उसके सेंटर से जाने वाला जो है वही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। सबको पता है ये सब? इसको यानी जो सर्किट जो पार्ट है उसका सेंटर ये क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये छोटी छोटी बातें सबको समझ में आती है? ओके, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको क्या कहलाता है? ये वो पता ना, 2D में नहीं है वो, 3D में तुम्हें दिख रहा है ऐसा, एक्चुअल में ऐसा है। पता है सबको ना? ये ऐसे है कि नहीं? 2D में देख रहे हो तो ऐसे दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में 3D में ऐसे। क्लियर है बच्चों? पक्का ना? समझ में आता है ना? बोलो। तो अगर मैं इसका रेडियस एपर्चर आर से बढ़ा के 2r कर दूं, आर से बढ़ा के 2r कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? चलो जाते हो बात की बात। ये समझ में आ गया? एपर्चर समझ में आता है किसको कहते हैं? आने वाली इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? और भी चीजें होंगी लेकिन ये इंटेंसिटी पे ध्यान रखना। साइज बढ़ाने से एक फर्क किस पे पड़ता है? इंटेंसिटी पे, यानी एनर्जी पे। समझ दिया? तो इसको कहते हैं एपर्चर। सही है? पैरेलल आने वाली रे जहां पे कंसंट्रेट होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? फोकस। सही ना? समझ में? छोटी छोटी बातें आराम से आराम से। जो रे एक्सिस के बहुत पास आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पैरेक्सियल रे। क्या कहते हैं? और जो दूर आती है उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल रे। क्या कहते हैं? मार्जिनल। हमारा पूरी पढ़ाई किसके लिए है? पैरेक्सियल रे, नहीं मार्जिनल, पैरेक्सियल के लिए। तो जो बहुत पास आती है यानी छोटे एपर्चर पे, वो कहां कंसंट्रेट होती है? फोकस पे। कहां कंसंट्रेट होती है? लेकिन जो दूर आती है, दिमाग लगाए, कौन बताएगा कि वो पास फोकस से दूर कंसंट्रेट होगी कि फोकस के पास, मतलब और अंदर? आराम से। हाँ हाँ, सेंटर ये है ना, तो फोकस के अंदर कंसंट्रेट होगी यहां से या दूर बाहर? कुछ भी करने से पहले लॉजिक, और लॉजिक एक ही है। कौन सा रूल है, कौन सा नियम है जो ये कंट्रोल कर रहा है? आई इक्वल टू आर, है ना? तो अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो सेंटर ये है ना बच्चों, तो ये नॉर्मल है ना, तो ये आई इक्वल टू आर कर देंगे। जब यहाँ पे देखोगे तो ये नॉर्मल है ना, तो फिर आई इक्वल टू आर करेगा तो बड़ा एंगल बनाएगा ना, तो और अंदर यानी फोकस उसका क्या होगा? कम। फोकस क्या होगा? कम। सुना दिया? तो ये अगर मार्जिनल रे है तो उसके लिए फोकस क्या हो जाएगा? कम। कितना? प्रूफ करेंगे। समझ गए? तो इसको कहेंगे
चलो ठीक है, तो पैरेक्सियल एंड मार्जिनल समझ में आया, तो सारे टर्म समझ में आ गए, एपर्चर समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस एपर्चर, फोकस, फोकस कैसे बदलता है, मार्जिनल रे, पैरेक्सियल रे, है ना। हम किसके लिए काम करते हैं, हम किसके लिए पढ़ते हैं, पैरेक्सियल, मार्जिनल के लिए नहीं। फिर भी हम एक रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। तो पहला रिजल्ट क्या, पहला रिजल्ट है, पहला रिजल्ट F इक्वल टू R/2, आधा सबको डिराइव करना है ना, ये केवल किसके लिए है, फॉर स्मॉल एपर्चर, ये केवल किसके लिए है। दूसरा F इक्वल टू R ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 cos थीटा, ये है जो हम डिराइव करने जाएंगे फॉर लार्ज एपर्चर। एपर्चर लार्ज है तो ये होगा, कैसे देखते हैं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो आराम से। चलिए देखना, ये है हमारा सेंटर, दूर कोई रे आ रही है, ये कौन है बच्चों, नॉर्मल, कितना एंगल ये बना रहा है थीटा, उतने ही बना के यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ये अगर थीटा तो ये कितना होगा, ये अगर थीटा तो ये भी कितना होगा, क्यों, दो पैरेलल रेज हैं, उसको ये कट कर, ना, और जितना ये है उतना ये क्यों होगा, और ये पूरा कितना है, ये भी कितना होगा, है ना, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया, ये सब सारी बातें समझ में आ गई। ये ट्रायंगल पहचानो, कैसा ट्रायंगल है ये बच्चों, है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये चीज जो हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, नहीं मतलब इसमें ये क्या कहलाता है, सब जानते हैं, बोलो बोलो क्या कहता है, क्या ये भी फोकस है, नहीं पता इसको क्या कहते हैं, कहते ना, और ये भी कितना है बच्चों, x, क्यों, तो इक्वल है, ये x है तो ये भी कितना है, लेकिन ये कितना है ना, ये सेंटर बार है ना, और ये भी कितना है, पक्का, तो चलो r अगर तुम्हें पता है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये कितना है, ये बोलिए बोलिए, ये वाला, हाँ क्या चीज, x का, और ये भी कितना है, x का, दोनों मिलके किसके बराबर है बच्चों, पक्का ना, यानी 2x का किसके बराबर है, ओके, लेकिन x कितना है, फिर से नहीं, r माइनस, तो 2r माइनस x, यही ना, किसके बराबर है बच्चों, का cos थीटा, इसके बराबर है, नहीं r माइनस f, सॉरी r माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या, r, पक्का, तो f की वैल्यू बताओ, f की वैल्यू या r माइनस f, चलो बताओ कितना, r अपॉन f को साइड ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ, तो f इक्वल टू कितना बच्चों, r, यही ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं, अब ये वही फॉर्मूला है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पक्का ना, चलो कॉपी में करके दिखाओ, तो समझ गए, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताना नहीं है मुझे, 1 मिनट में इधर देखोगे सब लोग, वैसे सबको आ गया है,
पैरेलल आने वाली रे जहां पे कट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंस। बातें इधर सुनो। और सेंटर से इसको मिलाने वाली लाइन ही नॉर्मल होती है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अगर कंफ्यूज हो तो ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। अगर ये देखो इधर ये पैरेलल लाइन को ये लाइन कट करे तो ये थीटा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये थीटा इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या सेम, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो बात नहीं बच्चों, तो ये और ये आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये x cos थीटा हो जाएगा और ये भी x का cos थीटा, 2x का cos थीटा इक्वल टू क्या, x की वैल्यू r माइनस f रख दो, x की वैल्यू r माइनस f रख के सॉल्व करोगे तो f इक्वल टू आ गया r ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 2, यही ना। अब बताना, if theta is very small, theta is very small, और ये कब होगा, फॉर स्मॉल एपर्चर, यही ना। अगर एपर्चर बहुत छोटा है तो ये पास आएगा, पास आएगा तो नॉर्मल एकदम पास जाएगा, नॉर्मल पास जाएगा तो एंगल क्या बनेगा, बहुत छोटा। तो उस समय छोटा एंगल मतलब थीटा लगभग क्या होगा, 0, और थीटा 0 का तो cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, cos थीटा कितना हो जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम। और cos थीटा 1 हो जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, तो cos थीटा 1 रखेंगे तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, यानी तब f इक्वल टू r होगा कि नहीं। लेकिन if थीटा इज लार्ज तब क्या होगा, तब cos थीटा ध्यान से छोटा होगा 1 से। cos थीटा अगर छोटा होगा तो 1/cos थीटा क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो 1/2 cos थीटा ग्रेटर देन होगा 1/2 से, अरे बोलो। और अगर ये 1/2 से बड़ा होगा तो 1 में से 1/2 के से बड़ी क्वांटिटी माइनस करने पे ये क्वांटिटी 1/2 से क्या आएगी, छोटी, यानी ये r/2 से क्या हो जाएगा, छोटा। पता नहीं क्या बोले, फिर से सुनो। cos थीटा, फिर से ये देखो, cos थीटा अगर क्या है बड़ा तो cos थीटा छोटा हो जाएगा, cos थीटा छोटा हो जाएगा तो 1/cos थीटा बड़ा हो जाएगा, तो 1/2 cos थीटा 1/2 से बड़ा हो जाएगा, पक्का ना। 1/2 cos थीटा 1/2 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि ये क्वांटिटी 1/2 से बड़ी हो जाएगी, और 1 में से 1/2 से बड़ी क्वांटिटी माइनस होगी तो 1/2 से छोटी वैल्यू आएगी, आएगी ना बच्चों। और अगर वो आ जाएगा हम देख सकते हैं, यानी 1 - 1/2 cos थीटा will be less than 1/2, so f will be less than। अब ऐसे ही मैथ्स आता है, मैथ्स का यूज करके ऐसा आता है आईआईटी में, मैथ्स जबरदस्त, इस चैप्टर में मैथ्स ही आता है। एडवांस के क्वेश्चन देखो तो यही आएगा, मैथ्स टाइप का इनइक्वालिटी खूब यूज की जाती है, समझ गए बच्चों, हो गए। तो इसको अब याद कर लो, क्या याद करना है बच्चों, अगर ये यहाँ पे आ रहा है पैरेक्सियल तब तो ये फोकस यहाँ पे आएगा, आएगा ना। जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे फोकस क्या होता जाएगा, कम। क्या होता जाएगा, फोकस, यानी एंगल बढ़ेगा तो फोकस कम। ये रिजल्ट मेरे ख्याल से तुमको ले रहे बच्चों। मुझे नहीं पता कि मैथ में तुमने कितना पढ़ा, लेकिन पैराबोला या पैराबोलिक मिरर, कैसा मिरर, पैराबोलिक मिरर में एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आती है तो वो कहां से जाती है, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, यानी स्फेरिकल मिरर में एक्सेप्शन है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे थीटा क्या होता जाएगा, थीटा क्या होता है, बढ़ता जाएगा, तो f कम होता जाएगा। जबकि इसमें एकदम सब के सब कहीं से भी आए, कहां से जाएगा, यानी एक्यूरेसी के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर। कौन सा मिरर, सही ना। अगर प्रूफ करने पाए तो कैसे प्रूफ करोगे, सोचो, मान लो ये प्रूफ करने पाए तो करोगे क्या, कैसे प्रूफ करोगे, अगर ये प्रूफ करने
एनी रे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। तो क्या करोगे? स्टोरी बनाओ, कुछ भी जो कॉमन दिमाग लग रहा है बताओ, इतना क्या सोचना है। तो प्रूफ क्या करना है? फोकस से जाएगा। और नोन क्या है? एक ही चीज। क्या नोन है? नहीं, आई इक्वल टू आर, और वो तो है पैरेलल आ रहा है, आई इक्वल टू आर। अब बताओ क्या करो? यानी कोई तो नॉर्मल होगा ना बच्चों, यू नो। अब बताओ जल्दी क्या करोगे? यानी हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि फोकस को उस पॉइंट से जहां से वो टकरा रहा है, जहां पे ये लाइन इसको कट कर रही है, फोकस को उसको मिलाने वाली रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वही एंगल कौन बनाएगा? इंसिडेंट रे भी बनाएगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा? अरे मेरी बात समझे, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा प्रूव करना पड़ेगा कि उस पॉइंट जहां पे मिल रहा है उस पॉइंट को किससे जोड़ने पे? फोकस से जोड़ने पे। फोकस मतलब पैराबोला के फोकस से जोड़ने से भी उतना ही एंगल बनाएगा। ये तो प्रूव करना है। सोचो, फिर से बोलो बोलो, फिर से वही आई इक्वल टू आर, ये प्रूव करना है। तो आई इक्वल टू आर का मतलब क्या? नॉर्मल से पहले ये कहां पे आके टकराएगा? इस कर्व, ये कोई कर्व होगा ना, y इक्वल टू 4 y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का कुछ होगा, कुछ तो होगा। इसके पैरेलल कोई लाइन होगी, वो लाइन इसी के पैरेलल है, तो जरूर कोई ना कोई y इक्वल टू 1 2 3 4 टाइप का होगा। तो हमें पता होगा कि y की किस वैल्यू के लिए बात हो रही है ना, और किस वैल्यू के लिए बात हो रही है, तो x की वैल्यू पता होगी। अरे कर्व पे लाई करेगा तो x की वैल्यू, यानी कि पॉइंट हमेशा पता होगा। और अगर वो पॉइंट पता होगा तो उस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन पता होगा। किसका इक्वेशन पता होगा? नॉर्मल का इक्वेशन पता होगा ना, क्योंकि कर्व तो पता ही है। तो कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना आता है, तो मैं किसी पॉइंट पे आता है ना, नॉर्मल का इक्वेशन पता होगा, तो आने वाली लाइन और नॉर्मल के इक्वेशन के बीच का क्या पता होगा? एंगल पता होगा ना। हमें क्या प्रूफ कर देना है? फर्दर क्या प्रूफ कर देना है? कि इस नॉर्मल से, अरे इस पॉइंट से फोकस को मिलाने वाली लाइन भी इक्वल एंगल बनाएगी, बस या इक्वल इंक्लाइंड होगा। ये तो प्रूफ करना है ना, बोलो बच्चों। यानी हमें केवल ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस नॉर्मल से इस पॉइंट और फोकस को मिलाने वाली लाइन भी इक्वली इंक्लाइंड होगी, बस ये तो प्रूफ करना है। और कोई रास्ता दिख रहा है क्या तुम्हें? चेक करो, तो टाइम दे दूं, सोचो और कुछ रास्ता। ax plus by plus c equal to 0 है, तो नॉर्मल का इक्वेशन bx minus ay plus lambda equal to 0, और x और y ये जो दिया है उसको सेटिस्फाई कर दोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उससे फट से मुझे नॉर्मल मिल जाएगा। पता है ना सबको? नहीं पता? किसी लाइन ax plus by plus c equal to 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन पता है? a और b के क्वोशिएंट को क्या कर दो? इंटरचेंज, और बीच में क्या लगा दो? साइन चेंज कर दो किसी एक का, है ना, प्लस लैम्डा कर दो, है ना, क्योंकि नहीं पता वो इंटरसेप्ट कहां करेगा। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? सेटिस्फाई करा दो इस पॉइंट से, तो उसे नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। अब नॉर्मल और ये इंसिडेंट जो एंगल बनाएगा, नॉर्मल और क्या जो एंगल बनाएगा वही ये पॉइंट और फोकस को मिलाने वाली लाइन भी इक्वल एंगल बनाएगा, यही ना। बाकी तुम और टाइम लगा के दिमाग लगा के कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो ये सही है। आगे बढ़े, हो जाएगा। और सर क्या कह रहे थे आज? ये मुझे नहीं पता, क्या कुछ ऐसा बोल रहे थे इलिप्स के लिए कि एक फोकस से जाने वाली रे दूसरे फोकस से जाती है, बता रहे थे ना, लेकिन ये मुझे नहीं पता। इलिप्स में एक फोकस से अगर रे हम छोड़े तो इलिप्स पे टकराने के बाद दूसरे फोकस से जाती है, ऐसा कुछ सर बोले थे, मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता। लेंथ कांस्टेंट रहता है तो एंगल वाइज सेंटर से पास होता है नॉर्मल, तो एंगल भी सेम होता है। इन सेंटर से एंगल बाइसेक्टर होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होगा नहीं, नॉर्मल इन सेंटर से पास होता है, नॉर्मल इन सेंटर से पास होता है, ओके, उसको बाइसेक्ट करना है। हाँ सही है, नहीं एक मिनट, ये दोनों इक्वल होंगे, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है, लेकिन ये इक्वल होगा तो ये सेंट्रॉइड हो जाएगा ना, नहीं ये इक्वल होगा तो दोनों फोकस और वो पॉइंट पी उसका इन सेंटर जो रहता है उसी से नॉर्मल पास करते हैं, दोनों फोकस और जो पॉइंट इस बनाया है और ये पॉइंट नहीं ऊपर वाला ये क्या होगा, ये तीनों इसका जो इन सेंटर रहता है उसी से नॉर्मल पास करता है,
और इन सेंटर डेफिनेशन ये है कि एंगल बाइसेक्टर जाएगा इसमें एंगल बराबर होगा ये दोनों तुम कह रहे हो एंगल बराबर होगा, क्योंकि वो नॉर्मल जो है वो इन सेंटर से पास करेगा और इन सेंटर से तो वही पास करेगा ना उसका बस एंगल देख कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं इसको। अगर वो एंगल बराबर होगा, एंगल बराबर होगा ऐसा तो दिख नहीं रहा। हाँ वर्टेक्स से पास मतलब सेंटर से पास हो जरूरी नहीं ये है। हाँ अच्छा, हाँ ये सही है, क्योंकि वो अगर वही गड़बड़ हो रहा था, मैं तब से चेक कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था। ये नॉर्मल कहीं और से जाएगा, सही है। ठीक है, तुम लोगों का थोड़ा देख लेना है। सर ने बोला था कि एक फोकस से अगर लाइट मारे और एलिप्स से टकरा के जाए तो वो दूसरे फोकस से पास करे, है ना? अभी तुम देख लेना, आगे की बात है। नहीं तो तुम्हें चाहिए तो हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मेरा दिमाग ऐसे नहीं चलता जब तक लॉजिक ना मिले, है ना? चलिए, तो हमारा काम हो गया इधर से, हो गया ये सब कोई दिक्कत तो नहीं। अगले साल में हम लोग सिंपल की बात वो करते हैं ना। अब देखो बच्चों, तो हम समझ गए हैं एक। अब अगला क्या है? अगला है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक लाइन। इससे पहले साइन कन्वेंशन कहाँ पढ़ा था? साइन कन्वेंशन कहाँ पढ़ा था? जल्दी बताओ। थर्मोडायनेमिक्स। और एक लाइन पढ़ी थी क्या? तुम मुझे हीट दो, मैं तुम्हें वर्क दो। कौन बोल रहा है ये? सिस्टम बोल रहा है। ये सिस्टम बोल रहा है, यानी सिस्टम को हीट देना और सिस्टम का वर्क करना, पॉजिटिव। एक लाइन था। अब इसमें एक लाइन क्या है? पोल पे खड़े हो जाओ। कहां पे खड़े हो जाओ? पोल पे। और कहीं से शुरू नहीं करना। कहां से खड़े हो जाओ? पोल। पोल पे खड़े हो जाना। और इंसिडेंट रे पहचानना तो आता ही है, मैंने बताया इंसिडेंट रे कौन होता है पहले लेक्चर में। तो पोल से खड़े होके कोई भी डिस्टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओ। इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है तो पोल से इमेज की तरफ जाओ। फोकस पूछ रहा है तो पोल से फोकस की तरफ जाओ। सेंटर पूछ रहा है तो पोल से सेंटर की तरफ जाओ। यानी स्टार्ट कहां से करो? स्टार्ट फ्रॉम पोल। अगर जो भी डिस्टेंस निकालनी है वहां तक जाते समय, जाने के लिए तुम्हें इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना हो। कैसे जाना हो? इंसिडेंट रे के, तो वो नेगेटिव होता है। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना हो तो बस। तो सीधा से एक लाइन क्या लिखूं बताओ? स्टार्ट फ्रॉम पोल। स्टार्ट फ्रॉम पोल and in the direction of incident ray, in the direction of incident ray, positive ray, and opposite direction, opposite to incident ray, negative। किसमें? मिरर में, लेंस में। ध्यान दो, गंदी आदत है बगल में बैठे हाँ कराना उससे, समझ गए? अकेले बैठो, बहुत जरूरी है। सुन रहे मेरी बात? ठीक है, मेरी बात समझो। जैसे तुम बगल में बैठते हो, कोई चीज नहीं आती, फट से उधर चले जाते हो। उतनी देर में मैं 3 चीज बता देता हूँ या दूसरे टीचर कुछ ना कुछ बता देते हैं। ऐसा मैं बैठा था तब भी महसूस कर रहा था। मन बैठे एक साथ अलग अलग बैठे, क्लास के बाद फिर बैठ जाओ एक जगह। समझ में आता है मेरी बात? मैं तुम्हें देख के बोल रहा हूँ क्या? क्या लगता है मैं अभी तुम्हें देख के बोल रहा हूँ? नहीं भाई, 23 साल देख के बोल रहा हूँ, तुम्हें देख के थोड़ी बोलूंगा। एक चीज, इतनी छोटी चीज मेरे इतने इवेंट में थोड़ी इन्फ्लुएंस करेगा कि मैं इतना टाइम बर्बाद करूँ उसमें। क्योंकि फिर हमारी आदत हो जाती है दूसरे से हाँ कराने की, और उतनी देर में जब तक हाँ करेगा ना, उसको भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता हाँ कर रहे हो, तो उतनी देर में तो निकल जाएगा कॉन्सेप्ट आगे और दिमाग में नहीं लगा पाओगे। चलो ध्यान, कभी भी अपने दोस्त के बगल में नहीं बैठना चाहिए क्लास में, हमेशा अलग अलग बैठना चाहिए, जिससे बात कर सकते हो। अच्छा होगा दुश्मन के बगल में बैठो, पता नहीं कोई अलग बात है, बताएगा? ठीक है, चलो ये हो गया। बताओ ये मिरर के लिए है, लेंस के लिए है, या किसी के लिए भी है? किसी के लिए भी है।
याद रहेगा? तो ये तो हो गया एक, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक्सिस से ऊपर प्लस नीचे, तो उल्टा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर भी उसी का लिखना है भाई। अंत में माइनस प्लस थोड़ी लिखोगे, अंत में कितना पीछे या कितना आगे लिखोगे, और तुमने उल्टा माना तो डायरेक्शन उससे आगे बदल जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? याद रहेगा? तो पहले तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब बात आती है कि साइन कन्वेंशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो उसको देखो, काम खत्म करो, सेटिस्फाई रखना है अपने आप को, इसलिए कि वो कभी कंफ्यूज ना करे। बच्चों जैसे मिरर है या लेंस है, कुछ भी करोगे तो 4 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 4। कौन कौन से रीजन? इन्फिनिटी से सेंटर, सेंटर से फोकस, फोकस से पोल, और पोल के बियॉन्ड। बस 4 रीजन होते हैं, कभी भी यही 4 रीजन होते हैं। यानी कुल मिला के हम 4 रीजन के लिए पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक? चार रीजन होते हैं। इस 4 रीजन में हम क्या करते हैं, अगर चारों रीजन में अलग अलग डिस्टेंस डी मान के, अलग अलग डिस्टेंस डी मान के जब हम फॉर्मूला निकालते हैं v का, u मान के, और v का फॉर्मूला निकालते हैं, तो हमें 4 अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं। लेंस में देखो चाहे मिरर में, या कर्व्ड सरफेस पे, किसी के लिए, समझ गए? 4 अलग अलग क्या मिलते हैं, और ये 4 अलग अलग फॉर्मूले अचानक एक काम करने से एक फॉर्मूले बदल जाते हैं, और वो काम है साइन कन्वेंशन लगाने से। तो वो 4 अलग अलग फॉर्मूले में या तो रट लूं, या उसमें साइन कन्वेंशन लगा के क्या कर दूं, एक फॉर्मूला आ गया है ना। तो एक फॉर्मूला लिख कब आया? साइन कन्वेंशन लगाने से। लेकिन अब एक रट गया मैं, लेकिन जब उसको यूज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर से अलग अलग करना पड़ेगा। तो क्या करूं कि फिर से अलग अलग हो जाए? एक बार और साइन कन्वेंशन लगा दो, क्योंकि जो एक बार माइनस मैंने किया और दोबारा माइनस कर दूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसका असर क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझे? तो हम जो फॉर्मूला 1/v - 1/u या 1/v + 1/e = 1/f पढ़ते हैं लेंस मेकर, लेंस और मिरर के लिए, वो फॉर्मूला एक्चुअल में 4 फॉर्मूले होते हैं अलग अलग, और हम एक साइन कन्वेंशन लगाने से एक बन जाता है 1/v + 1/e = 1/f मिरर के लिए, है ना। लेकिन ये एक फॉर्मूला असल में हमने बनाया है, तो जब हम यूज करने जाएंगे तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा, वो दोबारा हो जाए अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग फॉर्मूला, इसके लिए साइन कन्वेंशन को एक बार और यूज कर लेते हैं, जिससे कि वो दोबारा चारों रीजन के लिए बढ़ जाए। समझा पाया हमने? मेरी बात समझ में आई? तो एक फॉर्मूला बना के रटने के लिए हमने साइन कन्वेंशन लगाया, और दोबारा यूज करने के लिए फिर से एक बार साइन कन्वेंशन लगाया। यानी एट मोस्ट कितनी बार साइन कन्वेंशन लगाना है? 2 बार। तो एक बार डिराइव करते समय हम लगाएंगे, फिर पुट करते समय लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे। फिर याद रहेगा? तो साइन कन्वेंशन की यूज करते हैं। क्लियर हो गया? हो गया, समझ में आ गया? रट डालो, काम खत्म करो, साइन कन्वेंशन क्या है, और दिमाग में रख लो साइन कन्वेंशन क्यों है। एक फॉर्मूला बनाने के लिए तो हमें 4 फॉर्मूले पढ़ने पड़ते, मिरर के लिए 4 फॉर्मूले पढ़ने पड़ते, लेंस के लिए 4 फॉर्मूले पढ़ने पड़ते, कर्व्ड सरफेस के लिए 12 फॉर्मूले पढ़ने पड़ते। अभी एक फॉर्मूला है, याद रहेगा? एक। दूसरा, अब बात आती है कि हम मिरर फॉर्मूला डिराइव कर लें और मैग्निफिकेशन पढ़ लें, बस। यानी मिरर में कुल मिला के हमें जो टर्म यूज हो रहे हैं वो जो मैंने अभी पढ़ा दिए, फोकस और रेडियस में रिलेशन 2, साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, और नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज के बारे में, इमेज कैसे बनेगा, टिमनेस बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, उसके बारे में। तो वो एक स्टोरी, समझ गए? और फिर ये टॉपिक खत्म। ठीक, तो इतना छोटा सा। तो ये जो मैंने बताया क्लियर हो गया? अब सुनना, अगला है मिरर फॉर्मूला। अगला क्या है बच्चों? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के लिए मंत्र है, मंत्र सही लिखो, 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल से HI/HO
गायब कर दो, काम खत्म। यही है डेरिवेशन। स्कूल लेवल डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, समझ लेना। तो ये है मंत्र, और मंत्र मतलब समझ गया ना, मंत्र मतलब यही लिख के आओगे तो 0 नंबर मिलेगा। ये मंत्र तुम्हारे समझने के लिए, सही। इसको 1000 बार जब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तब नंबर मिलता है। तो ये केवल समझ के लिए, इसका मीनिंग समझने के लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन मंत्र ये, तो 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल, यानी कितने पेयर है टोटल, 2 पेयर, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 4। सबसे पहले 4 ट्रायंगल पहचानना है। तो 4 ट्रायंगल हमें पहचानना है, और 4 ट्रायंगल पहचानने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपना 10th वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। ये कौन है हमारा बच्चों, मिरर है। ये कौन है, फोकस सेंटर। कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रख लो, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। यही कौन है, एचओ। दिख रहा है, सब हमें बता रहे कि क्या करना है। ये डायग्राम बनाओ। पैरेलल जाने वाला फोकस से जाता है ना। और मैं आसान के लिए यूज करता हूं, तुम कोई दूसरा यूज करोगे तो चलेगा। ठीक है बच्चों, 4 ट्रायंगल पहचान में आ रहा है क्या तुमको, पक्का। देखते हैं कौन सा ट्रायंगल पहचान में आ रहा है। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है क्या तुमको, दिख रहा है, और ये दिख रहा है ना पेयर, तो सेम एंगल है ये, आई इक्वल टू आई, बोलो। राइट एंगल है तो तीसरा भी सेम हो जाएगा 90 माइनस आई, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक और ट्रायंगल पहचान में आ रहा है क्या तुमको, कोई और ट्रायंगल बताओ तो, बोलो। एक और ट्रायंगल बताओ, और एक ट्रायंगल बताओ जो सिमिलर हो। ये कौन है बच्चों, एचओ। अगर ये पर्चा बहुत छोटा है तो ये भी कौन होगा, मतलब थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ये एचओ ही है ना। अच्छा नहीं बन रहा, देखना ना, समझ रहे हो ना, वो थोड़ा बड़ा बड़ा बना दिया। बोलो बच्चों, ये कौन है, एचओ। ट्रायंगल देखो तो, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल, 2, ये और ये दिख रहा है। बोलो बच्चों, एक और 2, क्लियर। तो एक ये बड़ा ट्रायंगल, एक ये छोटा ट्रायंगल, और एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, 2 पेयर है। काम खत्म, दोनों से एच आई अपन एच की वैल्यू निकाल के गैप कर दो, आंसर आ जाएगा, सही ना। लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ, एक और बना लेता हूँ मैं जल्दी से, जैसे कि कोई भी 2 रे बना, तो कोई भी 2 रे लेके यूज करोगे तो ये बन जाएगा। फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक और देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है फोकस सेंटर। तो फोकस से जाने वाला क्या होता है बच्चों, पैरेलल हो जाता है। सेंटर से जाने वाला क्या होता है, वैसे ही चला जाता है वापस। बोलो बच्चों, फिर से देखो तो, 2 ट्रायंगल पहचान में आ रहा है। ये कौन है, एक मिनट, ये कौन है, एच आई, अरे है ना। ये कौन है, एच ओ। ट्रायंगल पहचान में आ रहा है। ये भी कौन होगा, एच आई होगा ना। ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं। हमेशा 4 ट्रायंगल मिलेंगे जिसमें 2 एक साथ सिमेट्रिक हो जाए। याद रहेगा क्या करना है, क्लियर हो गया। तो 2 पेयर ऑफ किसी, कुछ भी और बना लो, कोई भी दूसरा रे ले लो, चलेगा, सब में लगेगा, लेकिन पहचानो ये, क्लियर। पहला तो ये, दूसरा, पहला ये, दूसरा, जब भी ट्रायंगल पहचानो तो यू और वी की जगह पे सबका नाम लिखो। नाम जो कह रहा हूं वही करना है। क्यों कह रहा हूं समझ, बोर्ड लेवल के लिए लिखना है। तुम्हारे बुक में थोड़ा 2 पेज में डेरिवेशन दिया है, थोड़ा सा ऊपर बस दूसरे चीज के लिए यूज किया है। पूरा ये और पूरा ये, इतना यूज किया है डिराइव करने के लिए। सोचो, इसी चीज को डिराइव करने के लिए जो मैंने एक लाइन में लिखा है, तो इसका मतलब कि तुम्हें एक लाइन में लिख के, लेकिन उसको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो डायग्राम एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट से पोल पे जाने वाली रे से एंगल बना के चली जाती है, पैरेलल आने वाली रे फोकस बना के जाती है, सब लिखना पड़ेगा। तो अब बताओ, ये तो पोल है ना बच्चों, एक, ये कौन है, ओ, ये कौन है, आई, इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम लिख देते हैं बी, और किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ। ये तो एफ है, एफ ना, ये डिस्टेंस स्मॉल एफ है, लेकिन ये पॉइंट कौन सा है, कैपिटल एफ, और ये एक नाम और लिख देते हैं, ए बी सी लिख देते हैं, हो गया। और कोई जरूरत नहीं होगी, सब हो गया मेरे सामने, है ना। क्या मंत्र है,
पेयर ऑफ ट्रायंगल से एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू गायब कर देंगे, है ना। तो एच आई यानी ओ ए, अच्छा एच ओ सॉरी ओ ए और एच आई आई बी का रेशियो निकाल के गायब कर देना है दोनों से, याद रहेगा। तो चलो इन ट्रायंगल पहले बताओ ओ ए पी एंड ट्रायंगल बोलो सिमिलर आई बी पी यही ना। चलो परपेंडिकुलर कौन, परपेंडिकुलर बेस अपॉन बेस, यही ना। परपेंडिकुलर कौन है ये बताओ, यानी आई बी कर दो, आई बी। अभी यू वी नहीं रखना है, अभी सबका नाम लेना है ए बी बी सी ऐसे वाला। तो आई बी अपॉन ए ओ, सुना क्या बच्चों, इक्वल टू ये अपॉन ये इक्वल टू बेस अपॉन बेस ना। इसका बेस बताओ पी आई, पी आई अगर पी इन्वॉल्व है तो हमेशा आंसर पी के टर्म में लाना है, पी से शुरू करना है। और दूसरा पी ओ, बोलो बच्चों डिस्टेंस सारी पी से शुरू करना है, दिख रहा है ये क्वेश्चन बात। अभी साइन कन्वेंशन नहीं लगाया है, अभी तो बस पुट कर दिया है बस। अब दूसरा ट्रायंगल बताओ, चलो इन ट्रायंगल आई बी एफ, यही ना बच्चों। और दूसरा एंड ट्रायंगल पी सी एफ, ये दो ट्रायंगल। देखो सिंपल है एकदम, फिर डिराइव करना है। अभी तुम लोग जो बोला है बस उतना ही करना है, लेकिन उसको बनाने के लिए ये जो लिखा है ये पूरा लिखना पड़ेगा, तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं कैसे कहां से कहां जा रही है, तुमने कौन से दो ट्रायंगल पहचाने हैं, वो सिमिलर क्यों है। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे फट से कि एंगल सेम है और आई इक्वल टू आर और ना राइट एंगल है तो तीसरा एंगल सेम हो जाएगा। ये पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें वर्ड्स में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो चलो अब बताओ, तो बताओ परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, आई बी अपॉन सी बी, अगेन वो एच ओ ही है ना। आई बी अपॉन बेस आई अपॉन पी एफ, हाँ पी एफ सब डिस्टेंस पी से लेना है। तो क्या ये डिस्टेंस पी से है, नहीं ना, तो पी से करो, ये डिस्टेंस पी से लिखो पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस इसको लिख सकते हो पी आई माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। अब देखो जितने डिस्टेंस हैं, सॉरी जितने डिस्टेंस सब पी से शुरू हो रहे हैं ना, ये देखो ये नहीं होगा क्योंकि वो तो कटना है अभी। ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड हो गया खत्म, इतना सिंपल सा डेरिवेशन हो गया, 1 मिनट का डेरिवेशन। चलो दोनों से गैप कर दो, फ्रॉम 1 and 2 बोलो पी आई अपॉन पी ओ इक्वल टू पी आई माइनस पी एफ अपॉन पी एफ, यही ना बच्चों। अब तुम्हें पता है कि हमारा फॉर्मूला किस टाइप का आने वाला है, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ऐसे आने वाला है ना 1 अपॉन एफ। इसको उधर ले जाओ, क्यों 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन सब अपॉन में आने वाला है, तो तुम्हें पता है कि वो अपॉन में आने वाला है तो सबको नीचे ले जाओ, इसको नहीं आराम से, सही है ये, इसको नीचे ले जाओ। तो 1 अपॉन पी ओ इक्वल टू नीचे ले जाओ और नीचे ले जाके अलग करो, तो पी आई से पी आई कट के पी एफ बचेगा ना बच्चों, 1 अपॉन पी एफ, बोलो बच्चों माइनस पी एफ से पी एफ कट के बचेगा ना। यहां तक लाने में कोई दिक्कत। अब साइन कन्वेंशन लगाओ, पी से शुरू करके ओ तक गए, पहले इंसिडेंट रे बताओ, इंसिडेंट रे ये है कि नहीं, ये है ना इंसिडेंट रे। अब पी से तुम कहां जा रहे हो, पहला ओ तक, तो पी से ओ जाओगे तो नेगेटिव जा रहे हो कि पॉजिटिव, क्या लिखूं मैं वहां पे, माइनस 1 अपॉन इक्वल टू, आगे बोलो पी एफ, फिर उल्टा चल रहे हो ना उल्टा, माइनस पक्का। तीसरा बताओ माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन बी, क्लियर। ये उस साइड ले जाओ और एफ को इधर ले जाओ, क्या आंसर आया, हो गया 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, पक्का ना, तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, चलो प्रैक्टिस करो, ध्यान से इधर सुनो, रुको प्रैक्टिस इसे कर लेते हैं, दोनों काम खत्म हो जाए। ये कौन है, ऑब्जेक्ट ए लिखते, ये कौन है पोल, कोई भी दो रे लेते हैं, चलो दो रे कौन से, कोई भी बताओ, पोल से जाने वाला करते हैं, सबसे आसान रहता है, स्ट्रेट चला जाता है, वहां पे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा था, यहाँ पे सीधा चला जाएगा। अच्छा दूसरा कोई भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
जाने वाला फोकस से जाएगा, जाएगा ना बच्चों, और कहीं पे इमेज बनाएगा, कोई भी दो ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार दिख रही है ट्रायंगल, कौन कौन सा, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, बोलो बच्चों ये कौन है इमेज, तो ये O A P C I B और ये क्या है F, क्योंकि F है ना बच्चों, बना लोगे हमेशा, ये रेस तो हमें नोन है ना। चलो अब बताना जरा ध्यान से, शॉर्टकट डायरेक्ट तो लिखता लिखो नहीं रहा है ना, तो चलो इस ट्रायंगल से बताओ और इस ट्रायंगल से, बड़े वाले से, है ना। एच आई कौन है, वी आई अपॉन ओ ए, या ए है ना, इक्वल टू यू अपॉन, अच्छा वी आई है वो, तो पी आई ना, पहले ये लिया तो इसको लोगे ना, और यहाँ पे यू, कोई दिक्कत है क्या बच्चों, पहले। दूसरा चलो इससे बताओ, ये दोनों वी आई अपॉन सी इक्वल टू पी आई माइनस पी एफ, पक्का ना, अरे मुझे ये चाहिए ना, तो पी आई माइनस पी एफ अपॉन पी ए, समझे क्या बच्चों, पक्का। फिर तो नहीं चला, फिर से करूं एक बार और, सही है, फिर से एक बार देख लो जल्दी से, देखो ये है ये A 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, है ना बच्चों, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू, मतलब समझ गए ना, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, ऐसे कर लिया। ऐसे इसमें भी 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 करस्पॉन्डिंग, और दोनों सेम ही है ना, ये इक्वेट कर दिया, बताओ क्या लिखूं, पी आई अपॉन पी ओ इक्वल टू पी आई माइनस पी एफ अपॉन पी एफ, पक्का ना बच्चों। और फिर वही 1 अपॉन में आना है, तो इसको नीचे ले जाना है, तो नीचे ले जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन पी ओ इक्वल टू, ये पी आई से पी आई कट के 1 अपॉन पी एफ बचेगा, और वहां पे पी एफ से पी एफ कट के बचेगा ना 1 अपॉन पी ओ, 1 अपॉन पी ओ बताओ माइनस यू, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन पी एफ प्लस एफ, पक्का ना, 1 अपॉन पी आई प्लस, सही है, ये इधर ले आओ, क्या आंसर आया, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, वाला क्वेश्चन है एकदम, बोलो बच्चों, चलो बहुत तेज हो तुम लोग, फट से चलो, फास्ट बढ़ाओ जल्दी से। पहला पोल से जाने वाला सीधा चला जाता है, पक्का, और दूसरा पैरेलल जाने वाला फोकस जाता है, यहाँ फोकस इधर होता है ना, तो पैरेलल जाने वाला फोकस से जाता हुआ नजर आता है ना, ये हो गया। तो बताओ इमेज कहाँ बनी, ये बनी, ट्रायंगल पहचानो बच्चों, चलो बताओ, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना, और ये भी उसके बराबर है, तो ट्रायंगल बताओ, ये ले ले एक बार, ये ले लेना, तो ये दिख रहा है बड़ा और छोटा, और दूसरा क्या कम दिख रहा है, क्या है कम तो नहीं दिख रहा है, एक दो तीन, हाँ एक ये और ये छोटा, तो ये अल्फा कॉमन लेके और ये बीटा कॉमन लेके, है ना, तो बीटा और ये सिंपल, सेम वही तरीका, 1 मिनट में, कोई कंफ्यूजन इसके लिए बताओ, पैरेलल जाने वाला फोकस जाता है ना, ये कौन है बच्चों, सेंटर, पक्का ना, और दूसरा पोल से जाने वाला कैसे चला जाता है, बोलो, तो पीछे से कहीं मिलते हुए आता है ना, ये इमेज हो गया, तो ये और ये दिख रहा है, और दूसरा ये और कर लोगे नहीं, ये और ये मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो इसके बराबर है ना, कोई भी अगर 2 से नहीं दिख रहा है तो कुछ और एक रे और डाल दो, क्या दिक्कत, तुम्हें तो रे पता है ना, 4 रेज हैं, कौन कौन सी, पैरेलल जाने वाली फोकस जाती है, पोल पे जाने वाली सीधी चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है,
फोकस से जाने वाली पैरेलल जाती है और सेंटर जाने वाली सीधी निकल जाती है। सही बताया कि नहीं पता नहीं, जो भी 4 रेज होती है। क्लियर है सबको? सारे डेरिवेशन आते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी मैंने कहा 2 पेज में लिखा है ये, तो तुम समझ रहे हो कि आते स्कूल में, सही ना? आगे बढ़े, काम खत्म करें, डिराइव कर लोगे अब? ठीक, ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। स्टेप बताओ, फिर से देखो मेरा स्टेप बताओ। सबसे पहले लाइन, तो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में HI/HO को एक तो ये मंत्र हो गया। लेकिन इस मंत्र को यूज करते समय हमने U और V HI/HO नहीं लिखा, सबका नाम लिखा ABCDEFG, है ना? और लास्ट में सब जब आखिरी लाइन थी तब साइन कन्वेंशन लगाया, पहले नहीं। अच्छा हो सकता है तो आखिरी लाइन जब सबसे कम बचेगा, सबसे कम जब पुट करना पड़ेगा तो साइन कन्वेंशन लगाना हमारे लिए थोड़ा ठीक रहेगा, कचरा नहीं होगा। बस इतना ही है ना काम। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन चाहे लेंस हो, मिरर हो, कर्व्ड सरफेस हो या कुछ भी हो, मैग्निफिकेशन होता है HI/H। प्लस में ध्यान रखना, माइनस में नहीं। HI/HO होता है, माइनस HI/HO ऐसा कुछ नहीं, HI/HO। अब HI/HO की वैल्यू प्लस में आए माइनस में आए, वो क्या है, वो अलग बात है। याद रहेगा, मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन है HI/HO। क्लियर? मेरी बात समझो। कई बुक में माइनस HI/HO लिख देते हैं, नहीं वो वैल्यू है, इसकी वैल्यू। मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन है HI और HO का रेशियो। क्लियर?